नमस्कार, राम राम, राधे राधे बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में नंबर ऑफ फैक्टर का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे कल पिछली वीडियो में, तो उसी को आज हम पूरा करेंगे। आज जो है हमारा जो नंबर ऑफ फैक्टर का कंसेप्ट होगा और साथ में हम कुछ क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करेंगे साथ में, ठीक है ना। और जितने भी क्वेश्चन होगा बेटा, वे सारे ही प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप बना लेना अच्छे से और अच्छे से समझना इन चीज़ों को। अगर फिर भी कोई डाउट बचे तो बता देना, ठीक है ना। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमने कल बेटा 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होती है और कुल गुणनखंडों का योगफल क्या होता है और सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं और सम गुणनखंडों का योगफल क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है और विषम गुणनखंडों का योगफल क्या है। तो बेटा आज जो क्वेश्चन होगा हमारा 7वां क्वेश्चन होगा, मैं यहाँ भी लिख भी देता हूँ, ठीक है ना। ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो किसी नंबर का मल्टीपल हो, जैसे कि हम नंबर ले रहे थे 2160, यानी कि जो हमारा एग्जाम्पल था वो था 2160, इसी पे हम काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो आज भी हम इसी नंबर पे ही काम करने वाले हैं, उसी क्लास की कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे, उसी से जोड़ते हुए क्लियर करेंगे चीजों को, ठीक है ना। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था हमारा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर which are multiple of 18। तो हमने यहां नंबर ले लिया कितना, 18, कि 2160 के ऐसे कुल कितने गुणनखंड है, कुल कितने फैक्टर है जो 18 के भी मल्टीपल है, 18 के भी गुणज है, ठीक है ना। तो 2160 के लिए सबसे पहले बेटा मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड करने का फिर से मैं तरीका बता देता हूं। ये यहाँ पे 2160 लिखा हुआ है, तो 2160 का मतलब है बेटा 216 × 10, और 216 का मतलब है 6 की पावर 3, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, तो 6 की पावर कितनी होगी बेटा 3, और 10 का मतलब है 2 × 5। तो हमने इनको तोड़ लिए प्राइम संख्याओं में, यानी कि अभाज्य संख्याओं में, ठीक है ना। 2 भी एक अभाज्य है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 भी यहाँ पे अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। तो 2 की पावर यहाँ पे 3 और 2 की पावर 1, तो टोटल कितना हुआ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। क्लियर हुई बात, ठीक है। और यहाँ पे 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू यहाँ पे कितना है बेटा 5, 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये हमने कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि ऐसे कुल कितने गुणनखंड है जो 18 के मल्टीपल है। 2160 के ऐसे कुल कितने गुणनखंड है जो 18 के मल्टीपल है, 18 के गुणज है, ठीक है ना। तो बेटा एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि अगर कोई संख्या 18 से पूरा डिवाइड होती है तो उस बात का मतलब बेटा ये होगा कि उस संख्या के अंदर 18 मौजूद होगा। जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पे कि ये नंबर है हमारा 15 नंबर है। अब मुझे बताओ क्या ये संख्या 15 18 से पूरा डिवाइड होगी? आप कहोगे सर नहीं। तो इसका मतलब ये 15 18 से तब तक डिवाइड नहीं होगी बेटा जब तक इसमें मैं 6 की मल्टीप्लाई ना कर दूं, 6 की मल्टीप्लाई ना कर दूं, ठीक है ना। क्योंकि 6 है इसमें और 15 में 3 है और गुणा 5, तो इसका मतलब इसमें 18 आ चुका। तो अगर 18 आ चुका तो इस बात का मतलब हुआ कि ये अब 6 × 15, 15 × 90, 90 अब 18 से पूरा डिवाइड होगी, क्योंकि 90 के अंदर बेटा 18 छिपा हुआ है, ठीक है। तो 18 का मल्टीपल बनाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने 2 की मिनिमम पावर चाहिए और कितनी पावर 3 की चाहिए। देखते हैं अभी 18 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 9 दूनी 18, यानी कि 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। इसका मतलब 18 बनाने के लिए 2 की मिनिमम पावर कितनी है बेटा 1 है और 3 की मिनिमम पावर कितनी है बेटा 2 है। तो इसका मतलब अगर आपको निकालना है 18 का मल्टीपल तो 2 की मिनिमम पावर 1 चाहिए और 3 की मिनिमम पावर कितनी चाहिए बेटा 2। तो यहां से मैं क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 बाहर गया तो अंदर क्या बचा 2 की पावर 3 बचा, इंटू 3 की पावर 2 बाहर गया तो अंदर क्या बचा 3 की पावर 1 बचा, इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 1,
क्लियर हुई बात। तो कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, कल भी हमने इस पर डिस्कशन किया था कि जो फैक्टर इस ब्रैकेट के अंदर होंगे संख्या में उतने ही फैक्टर बाहर होंगे जब प्रत्येक नंबर में मैं 18 की मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि संख्याओं की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मान के चलो अंदर ब्रैकेट के अंदर मान के चलो 1, 3 और 5 संख्या लिखी हुई है और मैं प्रत्येक नंबर में 18 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 ही कम 18, 18 3 54 और 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है ना। देखिए तो जितनी संख्या इस ब्रैकेट के अंदर है उतनी संख्या ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि संख्याओं की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंदर 3 संख्याएं हैं तो बाहर भी 3 संख्या होगी, तो इसका मतलब जितने फैक्टर ब्रैकेट के अंदर होंगे उतने ही फैक्टर 18 की मल्टीप्लाई करने के बाद बनेंगे। क्लियर हुई बात, ठीक है। देखिए तो अब हमें करना क्या है, टोटल फैक्टर अगर निकालने हैं 18 के मल्टीपल के अगर टोटल फैक्टर निकालने हैं तो आप क्या करोगे, जो पावर आपको इस ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रही है इसकी पावर पे फोकस करोगे। तो 3 को क्या लिखोगे 4, 1 बढ़ा के, 1 को क्या लिखोगे 2, 1 बढ़ा के, 1 को क्या लिखोगे 2, 1 बढ़ा के। अब मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस बात का मतलब हुआ कि 2160 के कुल गुणनखंडों की संख्या 40 आई थी और उन 40 संख्याओं में से 16 संख्या बेटा ऐसी संख्याएं हैं जो 18 से भी पूरा डिवाइड होगी, यानी कि 18 के भी मल्टीपल होंगे। तो इस तरीके से हम मल्टीपल निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगर मैं 8वें क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा कि टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर विच आर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो हो गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर नहीं, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ये निकालना है ना। सम ऑफ टोटल फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 18, विच आर मल्टीपल ऑफ 18। क्लियर हुई बात। तो ऐसे कुल गुणनखंडों का योगफल बताइए जो 18 से पूर्णतः डिवाइड होता हो, 18 का मल्टीपल हो, ये सवाल में कहा गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 18 का मल्टीपल होने के लिए 2 की मिनिमम पावर 1 चाहिए और 3 की मिनिमम पावर 2 चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ 8वें सवाल में अगर हमें सम निकालना है तो बेटा हमें 2 की मिनिमम पावर क्या चाहिए, 1 चाहिए। 2 की मिनिमम पावर क्या चाहिए, 1 चाहिए। इसका मतलब 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं करना, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है और 2 की पावर 4 तक जाना है। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। तो यानी कि 2 के कुल कितने कॉम्बिनेशन बने, 4 कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि 2 के लिए 4 कॉम्बिनेशन ही होंगे। इनटू अब ये बताओ 3 की मिनिमम पावर क्या चाहिए, 3 की मिनिमम पावर चाहिए 2। तो इसका मतलब शुरुआत बेटा हमें 3 की पावर 2 से करनी है, 0 से नहीं करनी। 3 की पावर 0 से शुरुआत नहीं करनी, 3 की पावर 2 से शुरुआत करनी है, ठीक है ना। तो 3 की पावर 2 से स्टार्ट होगा और 3 की पावर 3 तक जाएगा। तो 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, इसका मतलब केवल 3 के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे बेटा वो 2 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 5 की, तो 5 तो हमें चाहिए ही नहीं 18 का मल्टीपल बनाने के लिए। तो इसका मतलब 5 की पावर 0 से स्टार्ट करके 1 पर रुक जाना है। तो 5 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे प्लस 5 की पावर 1 पर रुक जाना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन हुए, 2। तो यहाँ पे भी कितने हैं, 2। तो अब इनको जोड़ लोगे, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 3 8 24, 2 की पावर 3 8 और 16 24 हो गया। 24 में 4 जोड़ दोगे 28, 28 और 2 कितना हुआ बेटा 30। तो ये हो गया हमारा सम कितना 30, ठीक है। इसी तरीके से 3 की पावर 3 27 और 3 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ 9, 27 और 9 कितना हो गया 36 इंटू 5 की पावर 1 5 और 1 6। तो इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 36 सिक्का 216 और 216 में मल्टीप्लाई करोगे बेटा 30 की। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा 3 छंग 18, 3 कम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 6480। तो इसका मतलब क्या बना 6480। तो टोटल जो फैक्टर थे 2160 के वे 40 थे। तो 40 में से 16 फैक्टर ऐसे आए जो 18 के मल्टीपल है और उन 18 के मल्टीपल वाले जो फैक्टर होंगे उनका जो सम होगा बेटा वो होगा 6480। कितना होगा 6480। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होगी, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है ना। चलिएगा
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बेटा हमारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 था टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि ये इस बार पेपर में आने की पूरी संभावना है, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल के, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इस तरीके से मतलब किस तरीके से इसका जवाब निकलेगा, किस तरीके से आंसर निकलेगा वो देखिए अब, है ना। देखिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। देखिए बेटा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, हम बात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो समझने का प्रयास करो भाई। अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो बताइए 2 कितने हैं भाई? 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 की पावर 4 है, तो उसका मतलब 2 कितने हैं? 4 है। 2 कितने हैं बेटा? 4 है। ये और 3 जो है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, और 3 कितने हैं बेटा? 3 है। और 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 5 कितने हुए बेटा? 1 हुआ। तो 5 कितने हैं? 1 है। तो कुल मिला के हमें करना क्या है बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो पावर्स होती है उनको ऐड करना होता है, बस इतना काम करना है। 4 और 3 7 और 1 8। इसका मतलब ये हुआ कि 2160 को काटने वाली कुल अभाज्य संख्याएं 8 है। कुल अभाज्य संख्या कितने हैं? 8 है। तो यानी कि 8 फैक्टर ऐसे हैं जो प्राइम है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा बेटा? 8 होगा। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे जो 9 क्वेश्चन थे, ये हमारे आज इस वीडियो में समाप्त हुए। अब मैं वे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, आप नोट कर लो, ठीक है। तो केवल इसमें क्या करना है? पावर को ऐड करना है। तो अब ये पूरा कंसेप्ट हुआ खत्म। टोटल 9 क्वेश्चन हमने पूरे किए, और आज जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन करेंगे हम जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। हर टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करूंगा जो एग्जाम में अब तक आ चुका है, ठीक है बेटा। चलिएगा तो क्वेश्चन हमारा तो पहले ही क्वेश्चन है बेटा 2021 में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन है ये कि 120 के विषम और सम भाजकों की संख्या, ठीक है ना। 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या कितनी है, ये सवाल में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया किस तरीके से निकलेगी। तो अपने आंसर को मैच कर लेना। अगर आपकी चीजें क्लियर हुई तो एक बार खुद करने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि 120 के विषम, तो यानी कि विषम भी बताने हैं और समभाजक भी बताने हैं, ठीक है ना। एनटीपीसी में पूछा हुआ है बेटा 2021 में, ठीक है जी। देखिए, अब सबसे पहले पहला स्टेप हमारा क्या था? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 120 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणन। सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा, ठीक है ना। तो ये बताओ, जो 120 आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 15 8 120 है कि नहीं है? भाई 120 को हम 15 8 120 बोल सकते हैं कि नहीं? या फिर 8 गुणा 15, तो 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, 15 8 120। इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुआ हमारा, ठीक है ना। तो अगर आपसे सबसे पहले वो पूछना चाहता है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो ऑड फैक्टर्स अगर निकालने, तो ऑड फैक्टर्स के लिए मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर पिछली वीडियो अब तक आपने नहीं देखी तो बेटा पिछली वीडियो एक बार देख लेना, उसी के बाद ये वीडियो आपको देखनी है, ठीक है ना। तो विषम गुणनखंडों की संख्या अगर निकालनी है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमको 2 को बुरी तरीके से इग्नोर करना है, यानी कि इवन नंबर को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, ठीक है ना। इवन नंबर को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, यानी कि 2 की पावर 3 से हमारा कोई मतलब वास्ता नहीं है। तो अब यहाँ पे पावर कितनी है बेटा? 1 है। यहाँ पे पावर कितनी है बेटा? 1 है। तो पावर को 1 बढ़ा दो, 1 यानी कि 1 और 1 2। तो इस 1 को क्या लिखोगे? 1 जोड़कर लिखोगे। इस 1 में क्या जोड़ दोगे? 1 जोड़ दोगे, तो इसको क्या लिखोगे? 2। तो 2 दूनी 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 120 को काटने वाली कुल विषम संख्याएं 4 है। क्लियर हुई बात? अगर मैं बात करूं बेटा
समभाजकों की संख्या यानी कि इवन नंबर, इवन फैक्टर्स बोल लूं, इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर में क्या होगा, आपको पता है कि किसी भी संख्या को सम बनाने के लिए, इवन करने के लिए 2 की मिनिमम पावर 1 चाहिए। कितनी चाहिए? 2 की मिनिमम पावर 1 चाहिए। अगर 2 की मिनिमम पावर 1 चाहिए तो मैं 2 की पावर 3 में से पहले ही 2 की पावर 1 बाहर निकाल लूंगा। अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर 2 बचेगा और इंटू 3 की पावर 1 बचेगा और इंटू 5 की पावर 1 बचेगा। तो जो इस ब्रैकेट के अंदर फैक्टर होंगे वही फैक्टर हमारे सम फैक्टर होंगे। जो इस ब्रैकेट के अंदर फैक्टर होंगे वही फैक्टर हमारे क्या होंगे बेटा? सम फैक्टर होंगे। ठीक है ना? तो मैं पिछली वीडियो में ये चीज डिस्कस कर चुका। तो आपको क्या करना है, इस 2 में 1 जोड़ के लिखना है यानी कि 3। यहां पे 1 में क्या जोड़ के लिखना है? 1 जोड़ के लिखना है यानी कि 2, है ना? इस 1 में 1 जोड़ के लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2। तो 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका मतलब टोटल फैक्टर कितने हुए जो इवन है? 12। तो 120 को काटने वाली कुल विषम संख्या 4 है और 120 को काटने वाली कुल सम संख्या बेटा 12 है। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्री का नंबर है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता है तो करके आना, छोड़ के नहीं आना। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, 10,500 के कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो केवल मैं यहां पे नंबर लिख रहा हूं कि 10,500, 10,500 इसके हमें बताने हैं टोटल फैक्टर भी बताने हैं, टोटल फैक्टर भी बताने हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या भी बतानी है। दूसरे नंबर पे हमें इवन फैक्टर भी बताने हैं, इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या भी बतानी है। और तीसरे नंबर पे ऑड फैक्टर्स भी बताने हैं यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या भी आपको बतानी है। ठीक है ना? तो ये सवाल है भाई मेरा। ठीक है ना? 10,500 एक संख्या है जिसके हमें टोटल फैक्टर भी बताने हैं, इवन फैक्टर भी बताने हैं और ऑड फैक्टर भी बताने हैं। तो वीडियो पॉज करके एक बार करने की कोशिश करना, फिर आंसर मैच कर लेना। ठीक है? चलिएगा देखते हैं भाई किस तरीके से करेंगे इसको। तो 10,500 ये संख्या है। तो सबसे पहले बेटा हमें करना क्या होगा? 10,500 ये संख्या लिखोगे। उसके बाद हमारा काम होगा प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। और मैंने आपको बताया था कि नंबर को देख के बेटा पहचान में आ जाना चाहिए इसकी औकात कितनी है। ठीक है ना? तो 10,500 को समझ लो, तोड़ दो, ब्रेक करना है हमेशा जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो 10,500 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 105 गुणा 100। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ 100 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो 2 का पावर 2, 4 और 5 की पावर 2, तो ये हो गया हमारा 100। अब बात करूं मैं अगर 105 की, तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 15 को लिख सकता हूं 3 पंजे 15 और गुणा 7, ये हो हमारा 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बात को समझो, इसको मर्ज करके मैं यहां लिख दूंगा अब, है ना? अब ध्यान दो भाई, ये बताओ 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर टोटल 2 ही है, 2 की पावर 2। ठीक है? 2 की पावर 2। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, तो 3 की पावर बेटा 1 ही है और कहीं पे भी 3 नहीं है। तो 3 की पावर कितना? 1 हो गया। अगर मैं बात करूं 5 की पावर 2 की, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो उसका मतलब 5 की पावर कितना हुआ? 3 हो गया। और बचा कौन सा? 7 बचा, तो 7 की पावर 1 हो गया। तो ये हुए हमारे 10,500 के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगर मैं बात करूं सबसे पहले टोटल फैक्टर की, किसकी? टोटल फैक्टर की। यानी कि पहला सवाल मेरा ये है कि टोटल फैक्टर क्या होंगे? कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो सेम काम करना है, केवल और केवल पावर पे फोकस करना है और प्रत्येक पावर को एक एक बढ़ाकर लिखकर उसमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है ना? देखिए कैसे। तो पावर यहाँ पे 2 है, तो 2 को 1 बढ़ा दो, कितना? 3। यहाँ पे पावर 1 है, पावर में 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 2, है ना? यहाँ पे पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 4। यहाँ पे 1 है, तो 1 में 1 जोड़ दोगे, कितना आ गया? 2। अब इनकी कर दोगे आप मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। इसका मतलब ये हुआ कि कुल गुणनखंडों की संख्या 48 है। तो इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में 10,500 को काटने वाली कुल तमाम संख्याएं 48 है, 48 है। ठीक है ना? इससे ना तो एक कम, ना इससे एक ज्यादा। ठीक है ना? तो टोटल 48 संख्याएं, 48 इसके बालक है, 48 इसके फैक्टर है। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 होगा बेटा इवन फैक्टर, इवन फैक्टर।
इवन फैक्टर यानी कि 10,500 को काटने वाले कुल सम गुणनखंड कितने होंगे, ये सवाल में पूछ लिया गया, ठीक है ना। तो समझने का प्रयास करेंगे भाई। इवन फैक्टर के लिए मैंने अभी बताया कि किसी भी संख्या को अगर इवन बनाना हो, किसी भी संख्या को अगर सम बनाना हो, तो इसका मतलब 2 की मिनिमम पावर 1 चाहिए। 2 की मिनिमम पावर क्या चाहिए बेटा, 1 चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसमें से ना 2 की पावर 1 कॉमन ले लेंगे। पहले ही 2 की पावर 1 कॉमन लिया, इनटू, तो 2 की पावर 1 बचा, अंदर 3 की पावर 1, 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। क्लियर होगी बात। तो जो इस ब्रैकेट के अंदर फैक्टर हैं वही सारे के सारे फैक्टर हमारे सम फैक्टर बनेंगे, वही सारे के सारे फैक्टर हमारे क्या बनेंगे, सम फैक्टर बनेंगे। तो हमें इस ब्रैकेट के अंदर वाले जो मटेरियल लिखा हुआ है इसी के फैक्टर निकालने हैं बेटा। तो 1 को क्या लिखोगे, 1 बढ़ाकर कितना, 2। 1 को क्या लिखोगे, 1 बढ़ाकर कितना बेटा, 2। 3 को क्या लिखोगे, 1 बढ़ाकर कितना, 4। और 1 को क्या लिखोगे, 1 बढ़ाकर यानी कि 2। अब कर दो इनकी मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 दूनी 32। इसका मतलब ये हुआ कि इन 48 फैक्टर में से 32 फैक्टर ऐसे हैं, 32 गुणनखंड ऐसे हैं जो सम है ना, 32 गुणनखंड ऐसे हैं जो सम है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 48 में से 32 माइनस कर दूं तो 16 फैक्टर ऐसे बचेंगे जो विषम होंगे। हालांकि हम इसको निकाल सकते हैं डायरेक्टली, हमें टोटल फैक्टर और इवन फैक्टर निकाल के फिर अंतर नहीं करना, हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से निकलेंगे। क्योंकि कल को अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट यही पूछ लिया जाए तुमसे कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो क्या तुम तब टोटल फैक्टर और इवन फैक्टर निकाल के अंतर करोगे, नहीं ना। तो इसलिए आपको सही पता होना चाहिए करना क्या है। तो अगर मैं बात करूं बेटा ऑड फैक्टर की, तो ऑड फैक्टर निकलेंगे कैसे। ऑड फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया कि ऑड यानी कि विषम संख्या का मतलब होता है जहां पर 2 का नामो निशान भी ना हो। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमें 2 को पूरी तरीके से इग्नोर करके चलना है। इस 2 को पूरी तरीके से क्या करके चलना है बेटा, इग्नोर करके चलना है। तो इसको कर दो इग्नोर, तो बाकी जो ये बचा इसके फैक्टर निकलेंगे। तो इस 1 को हम 1 में 1 जोड़ के लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे इसका, 2। और इस 3 में 1 जोड़ दोगे कितना हो गया बेटा, 4। 1 में 1 जोड़ दोगे कितना हो गया, 2। इन सब की कर दो आप मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका मतलब 16 फैक्टर हुए जो हमारे विषम फैक्टर है, यानी कि ऑड फैक्टर है। तो चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। तब तक तुम इसको स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो, कुछ भी कर लो, देख लो एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। मैं लिख रहा हूं इधर, क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है बेटा 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड है। देखिए ये सवाल आ गया। अब 360 के टोटल ऑड फैक्टर ही बताने हैं केवल। 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड है, केवल और केवल आपसे 360 के विषम गुणनखंड पूछ रहा। तो इस बात का मतलब बेटा ये नहीं है कि आप पहले इसके कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल लोगे और फिर सम गुणनखंडों की संख्या निकाल लोगे और फिर इनका अंतर करोगे ना, गलत बात है ना। तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले डायरेक्ट ही निकालना पड़ेगा। बात समझ में, डायरेक्ट ही निकालना है ऑड फैक्टर कितने होंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, 360 के अभाज्य गुणनखंड करना, ठीक है ना। तो बार बार मैं एक ही बात रिपीट करता हूं कि कोई भी नंबर दे रखो, सबसे पहले काम हमारा उसके अभाज्य गुणनखंड करना ही होता है। तो 360 की अगर मैं बात करूं तो 360 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे, आपको ना ये 36 गुणा 10 दिखना चाहिए। और 36 का मतलब होता है 9 चौक 36, यानी कि 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2, है ना। 9 चौक 36 और 0 का मतलब है बेटा 10, 10 का मतलब है 2 गुणा 5। तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, है ना। तो 2 की पावर 2 और 1 यहाँ पे, तो 2 की पावर कितनी होगी कुल 3 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो ये हुआ बेटा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका, ठीक है ना। तो चलिए अब अगर मैं बात करूं ऑड फैक्टर की कि कुल विषम गुणनखंड कितने हैं, कुल विषम गुणनखंड कितने हैं, तो समझने का प्रयास करना। अभी अभी मैंने बताया कि विषम का मतलब होता है जहां पर 2 का नामो निशान भी ना हो। तो इसका मतलब हमें किसको इग्नोर करना है, 2 को इग्नोर करना है। तो हमें बाकी जो नंबर दिख रहे हैं इन्हीं के फैक्टर निकालने हैं, ठीक है ना। तो 2 पे फोकस करो तो क्या लिखोगे, 1 बढ़ा के लिखोगे इसको 3। इस 1 पे फोकस करो, 1 बढ़ा के लिखो कितने, 2। तो 3 दूनी 6। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 360 को काटने वाली कुल विषम संख्या हमारी 6 है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तेजी से काम कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करेंगे ताकि हम सारे क्वेश्चन को निपटा दें इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए
हालांकि चीजें समझ में आ रही होगी, लेकिन जिस बच्चे ने पहली वीडियो नहीं देखी इसी टॉपिक की, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, तो उसके समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो उसको देखना जरूरी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 4200 के कुल कितने समगुणनखंड है। तो नंबर दिया है अगले क्वेश्चन में 4200 और इसके पूछ रहा है आपसे इवन फैक्टर, समगुणनखंड कुल कितने हैं, समगुणनखंड कुल कितने हैं, ये सवाल है। एक बार वीडियो पॉज करो और फिर बना कर देखो, फिर देखते हैं तुम्हारा आंसर मैच करता है या नहीं, ठीक है ना। तो समझिए भाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4200 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 4200 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये नंबर हमारा हो गया 4200 और इसके करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 4200 इस तरीके से देखो, 42 गुणा 100, तो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 42 6 सते 42 और 6 को लिख सकते हो 2 3 6 और 6 सते 42, ठीक है, ये हो गया 42 के इंटू 00 का मतलब है 100 और 100 को लिख सकते हैं हम 2500 का 100, यानी कि 2 की पावर 2 4 और 5 की पावर 2 25, तो 2500 का 100। अब यहाँ पर देख लेंगे हम कितने 2 हैं हमारे पास, तो 2 कितने हैं बेटा, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो कुल कितने हो गए 2 की पावर 3, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 कितने हैं भाई, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे 5 कितने हैं भाई, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 कितने हैं, 7 की पावर 1 है, यानी कि 1 ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने कर लिया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि इवन फैक्टर क्या होंगे। तो किसी भी संख्या को इवन बनाने के लिए 2 की मिनिमम पावर क्या चाहिए, 1 चाहिए। कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा, 5 की पावर 2 बचेगा और 7 की पावर 1 बचेगा। तो अगर हमें इवन फैक्टर निकालने हैं तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो इस ब्रैकेट के फैक्टर बनेंगे वही फैक्टर हमारे इवन फैक्टर होंगे, ठीक है ना, वही फैक्टर हमारे क्या होंगे, इवन फैक्टर होंगे। तो 2 को बढ़ा के लिखोगे, 1 बढ़ा के लिखोगे, कितना आ गया 3, और इस 1 को 1 बढ़ा के लिखोगे, कितना आ गया 2, इस 2 को 1 बढ़ा के लिखोगे, कितना आ गया 3, इस 1 को 1 बढ़ा के लिखोगे, कितना आ गया बेटा 2, और इनकी कर दोगे आप मल्टीप्लाई, तो ये निकलेंगे हमारे इवन फैक्टर, इवन फैक्टर्स, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6, 36 18 दूनी 36, तो कुल इवन फैक्टर हमारे कितना है 36। देख लेना आपका भी आंसर 36 आया है या फिर कुछ और आया है, अगर नहीं आया तो एक बार देख लेना किस तरीके से आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, इसको नोट कर लो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है हमारा, 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ये सवाल है। मैं इसके लिए ऑप्शन भी लिख देता हूँ, A B C एंड D, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ A B C और D। ऑप्शन है बेटा 44 42 45 और जी 54, ये ऑप्शन है। टोटल फैक्टर पूछ रहे हैं, कुल गुणनखंड कितने होंगे ये सवाल में पूछ रहा है। तो एक बार आप बनाने की कोशिश करना, उसके बाद देखना हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। 3600 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, समझना भाई। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई नंबर पूर्ण वर्ग संख्या है अर्थात n² की फॉर्म में है तो उसके कुल गुणनखंड हमेशा, उसके कुल गुणनखंडों की संख्या हमेशा विषम संख्या में होगी। किस में होगी बेटा, विषम संख्या में होगी। तो इस बात का मतलब ये है कि 44 को देखते ही तुमने इसको उड़ा दिया, 42 को देखते ही उड़ा दिया, 54 को देखते ही उड़ा दिया, क्योंकि कभी भी सम संख्या में फैक्टर की संख्या, गुणनखंडों की संख्या नहीं होगी अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या में है। उसका कारण क्या होगा आप अभी पता लग जाएगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ऑप्शन से तो हमने कर लिया 1 सेकंड में कि आंसर 45 होगा, ठीक है ना, क्योंकि 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, n² की फॉर्म में है। तो 3600 क्या और भी कोई संख्या अगर होगी जो n² की फॉर्म में होगी तो उसके कुल गुणनखंडों की संख्या हमेशा विषम संख्या में होगी, कभी भी सम संख्या में नहीं आ सकती। उसका कारण क्या है अभी देखना। तो 3600 का क्या करना है आपको, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। तो 3600 का मतलब है 36 गुणा 100,
या फिर 60 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन मैं करूंगा 36 गुणा 100। 36 को क्या लिखोगे, 9 चौक 36, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 चौक 36 तो हो गया, इंटू 25 चौका 100, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर कितना 2, 25 चौका 100, ये हो गया हमारा 100, ठीक है ना। तो यहां से अब देख लेंगे हम कि हमारे 2 कितने हैं और 3 कितने हैं और 5 कितने हैं। तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 4 आया, ठीक है बेटा। और यहाँ पे 3 कितने हैं, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, और 5 कितने हैं बेटा, 5 की पावर 2 है। तो देखिए मैंने कहा कि विषम संख्या में होंगे फैक्टर, उसका कारण क्या है बेटा, कारण ये है कि जो हमारा प्राइम बेस होता है, जो हमारा प्राइम बेस होता है, यानी कि जो हमारा आधार होता है, वो हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन में, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या होती है। 3 भी एक अभाज्य है, 5 भी एक अभाज्य है, तो ये हमारा प्राइम बेस है, अभाज्य आधार है, और उसकी जो पावर होगी हमेशा बेटा सम होगी, हमेशा क्या होगी, सम संख्या में होगी, हमेशा क्या होगी, सम संख्या में होगी। यानी कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो पावर बनेगी वो हमेशा सम बनेगी। क्या बनेगी, सम बनेगी। लेकिन अगर हम जब बात करेंगे किसकी, टोटल फैक्टर की जब हम बात करेंगे, तो आप जानते हो अच्छे से कि हम 1 जोड़ कर लिखते हैं, और जब 4 में 1 जोड़ दोगे तो 5 ये विषम संख्या होगी, जब 2 में 1 जोड़ के लिखोगे तो 3 भी एक विषम संख्या होगी, जब 2 में 1 जोड़ के लिखोगे तो ये 3 भी एक विषम संख्या होगी। और आप अच्छे से जानते हो कि विषम संख्याओं का प्रोडक्ट भी हमेशा विषम संख्या ही देता है। तो 5 3 15, 15 3 45, इसी कारण यहां पे जो आंसर आया बेटा 45 आया। तो इस बात को आपको याद रखनी है हमेशा कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या की फॉर्म में या स्क्वायर की फॉर्म में है, तो उसके कुल गुणनखंडों की संख्या कभी भी सम नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, विषम होगी। कारण क्या बताया, कि कारण ये बताया प्राइम बेस की पावर हमेशा सम होती है, और जब हम एकक ऐड करते हैं तो वे संख्याएं सारी विषम बन जाती है, और यही कारण है कि विषम आती है आंसर, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, विषम होती है, ठीक है ना। तो नोट कर लो आप इस सवाल को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए भाई, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि संख्या 19,600, ये नंबर है कि 19,600 के सभी गुणनखंडों का योगफल, यानी कि सम ऑफ टोटल फैक्टर पूछ रहा है आपसे, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों का योगफल। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन बेटा ये है 54,770, 7,7,4,5,0, 4,5,7,7,0, 5,4,7,7,7, ठीक है। ये हमारे 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। देखो अगर क्वेश्चन हमारे छोटे हैं तो मैं खुद ही लिख दूंगा उसको, है ना, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं तो मैं उसको यहाँ पे मतलब PDF फॉर्म में दे दूंगा आपको, यहाँ पे मतलब लगा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। क्वेश्चन में कहा कि 19,600 इसके कुल गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, इसके कुल गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो बेटा समझने का प्रयास करेंगे कुल गुणनखंडों का योगफल निकलेगा कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम जो मैंने बताया आपको, एक ही काम करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, आपने भी कर लिए होंगे, है ना। तो 19,600, तो इसके सबसे पहले तुम्हें करने पड़ेंगे बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो आपको नंबर को देख के पहचान हो जानी चाहिए कि ये 19,600 में क्या कौन कौन से नंबर छिपे हुए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको 196 गुणा 100 नहीं दिखता है? आप कहोगे सर बिल्कुल दिखता है, और 196 का मतलब होता है 14 का स्क्वायर, किसका, 14 का स्क्वायर, 14 स्क्वायर, है ना। और 14 को हम लिखेंगे बेटा 2 गुणा 7, 2 गुणा 7, और इसका हो गया स्क्वायर, और गुणा 100 को क्या लिखोगे, 25 का 100, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया हमारा 100 का। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 कितने हैं और 3 कितने हैं, 5 कितने हैं, मतलब 3 तो है नहीं लेकिन 5 7 है ना। तो 2 की पावर 2 कितना बेटा, 2, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 यहाँ पे भी है, इसका मतलब 2 की पावर हुआ बेटा 4, ठीक है ना।
इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 5 की पावर 2 है यहाँ पे और कहीं 5 नहीं है तो उसका मतलब 5 की पावर 2, ठीक है ना। उसके बाद नंबर है बेटा 7 का, तो 7 की भी तो पावर 2 होगी ना ये, क्योंकि अगर 2 की पावर 2 है तो 7 की भी पावर 2 होगी, तो गुणा 7 की पावर 2। तो ये हुआ बेटा हमारा अभाज्य गुणनखंड, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है ना। तो आपको ये काम नहीं करना कभी 19,600 इस तरीके से लिख दो और फिर इस तरीके से करना शुरू कर दो कि 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, 0 0, ठीक है ना, 2 चौक 8 और फिर यहाँ पे 2 नम 18, 0 0। तो बेटा गलत बात है, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। तो ऐसा करोगे बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है। चलिएगा, तो अब इसका निकालना है हमें कुल गुणनखंडों का योगफल यानी कि सम निकालना है, ठीक है ना। सम निकालना है, सम ऑफ टोटल फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालना है बेटा तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 4 पर रुक जाएंगे। तो यानी कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। तो 2 का केस हुआ खत्म, नंबर आया 5 का, तो 5 की पावर 2 पे रुक जाना है, 5 की पावर 0 से शुरू करके। तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, है ना, 0 1 2, 2 पे रुक जाना है, ठीक है ना, इनटू 7 की पावर 2 पे रुकना है, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2। क्लियर हुई बात। अब इनको जोड़ के लिखना है, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब 16 और 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो 24 तो ये हो गया, 24 और 4 28, 2 30 और 1 31। तो यहाँ पे कितना है भाई, 31 आ गया योग। यहाँ पे देखते हैं कितना योग बनेगा, सम बनेगा 5 की पावर 2 यानी कि 25 और 5 30 और 1 31। तो यहाँ पे बेटा कितना बना, 31 बना। यहाँ पे देखते हैं भाई 7 का स्क्वायर 49, 49 में 7 जोड़ दो 56, 56 और 1 कितना हो गया 58। तो यहाँ पे आ गया बेटा हमारा 58। एक बार और चेक कर लेते हैं, कभी गलत हो गया हो। 7 की पावर 2 यानी कि 49, 49 में 7 जोड़ दोगे 9 और 7 16 यानी कि 56 और 56 में 57 होगा, 58 नहीं आवे ना। तो यहाँ पे होगी थी मिस्टेक, मुझे लग गया था पता, है ना। 7 की पावर 49, 49 में 7 जोड़ोगे 56, 56 और 1 57। क्लियर हुई बात। तो अब इनका करना क्या है, प्रोडक्ट। अब इनका क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट करना है, ठीक है। चलिएगा, अब 31 गुणा 31 और गुणा 57। तो बेटा एक चीज और सीखनी है आपको कि इस तरीके से अगर प्रोडक्ट करना पड़ भी जाए कभी तो तुम एक बार ऑप्शन पे भी ध्यान दो। ऑप्शन में यहाँ पे तुम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 0 और 7 है, यूनिट डिजिट पे काम करो, यूनिट डिजिट पे। तो यहाँ पे किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट 0 नहीं है, तो इसका मतलब 0 वाला आंसर तो हमारा हो ही नहीं सकता, है ना। तो बचा कौन सा, एक ही बचा, तो आंसर बचा बेटा डी ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे एक की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 गुणा 7, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा। तो बेटा एक ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है जिसका यूनिट डिजिट 7 है, तो इसका मतलब आंसर हमारा यही है। आप खुद मल्टीप्लाई कर लेना, यही निकलेगा, ठीक है ना बेटा। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म, इससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नोट कर लो भाई इस सवाल को। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, बढ़िया सवाल है, एकदम शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30,030 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 30,030 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड, तो आपसे पूछ लिए कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। 30,030 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, ठीक है ना। तो समझिए भाई, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और उसके बाद जो पावर बचेगी उसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा हमें निकालना है 30,030 के प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे, वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो 30,030, क्या मैं इस बात को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3,003 गुणा 10, आप कहोगे सर बिल्कुल। और मैंने आपको एक सुंदर से नंबर के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका कि जो 1001 होता है ये बहुत ही बेहतरीन नंबर होता है, खासकर यूपी पुलिस के लिए बहुत बेहतरीन नंबर है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट टाइम, ठीक है ना। तो जो 1001 होता है, इस बात का मतलब है कि ये 3 अभाज्य संख्याओं का प्रोडक्ट होता है, 3 अभाज्य संख्याओं का प्रोडक्ट, 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है ना। अगर मैं 1001 में
3 की और मल्टीप्लाई कर दूं, किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 3 की, तो 3 की मल्टीप्लाई करने पर बनेगा बेटा 3003। क्या बनेगा, 3003। और 3003 अगर बना तो 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ये होंगे। तो इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया, इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बने 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, और इस 10 के बने 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, इस 10 के बने 2 गुणा 5। तो इस तरीके से हमने इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे सीक्वेंस में लिखूंगा, पहले 2 लिखोगे, 2 की पावर 1 इंटू, फिर नंबर आया 3 का, तो 3 की पावर 1 इंटू, फिर नंबर आया किसका बेटा 5 का, 5 की पावर 1, और फिर नंबर आया किसका बेटा 7 का, ठीक है ना, 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, ठीक है ना। और तो कोई नंबर नहीं बचा, आप कहोगे नहीं और कोई नंबर नहीं बचा। तो इस तरीके से हमने 30,030 के क्या कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, पहले चर्चा कर लेंगे 1001 पे। तो बेटा 1001 लास्ट टाइम में यूपी पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन बना था। 1001 के ऊपर हर शिफ्ट में 1001 के ऊपर एक का क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1001 के ऊपर जब भी क्वेश्चन होगा, हो सकता है कि जैसे लास्ट टाइम 5-6 लैंग्वेज का क्वेश्चन बनाया गया था, लेकिन उसका सॉल्यूशन करते वक्त ना तो आपको पेन और ना पेपर की आवश्यकता थी। यानी कि 1001 पर जब भी क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे यूपी पुलिस लेवल में, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा। हो सकता है कि लैंग्वेज को बढ़ा चढ़ाकर बोल दे, लेकिन अगर कंसेप्ट पता है, हालांकि मैं जब भी अगली वीडियो में इस बात पर डिस्कस करूंगा, बाद में इसके कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो पेपर में भी आ चुके वे भी लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो तब करेंगे चर्चा बाकी, है ना। तो अभी हमें निकालनी है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो प्राइम फैक्टर निकालना है भाई, प्राइम फैक्टर्स। तो हमें मैंने क्या बताया अभी कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, और उसके बाद जो पावर बचेगी ना, पावर, तो पावर को जोड़ के लिखना है। बस पावर को क्या लिखना है, जोड़ के लिखना है, ठीक है ना। तो 1 + 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टर होंगे टोटल अभाज्य। बात समझ में। तो पावर को जोड़ के लिख दोगे, इस तरीके से इस क्वेश्चन का अंत होगा, ठीक है भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई अब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखिए, नेक्स्ट है भाई, मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन तब तक। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा कि संख्या 64,800 के, लिख देता हूं मैं पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना। संख्या 64,800 के ऐसे कितने गुणनखंड है, ऐसे कितने गुणनखंड है जो 360 के गुणज है, जो 360 के गुणज है, ठीक है बेटा। तो मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। कह रहा कि 25 है, 18 है, या फिर 15 है, या फिर 23 है, ठीक है ना। ऐसे कुल कितने गुणनखंड है जो 360 के मल्टीपल हो। तो क्वेश्चन हमारा ये है, एक बार वीडियो को पॉज करना और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करना, ठीक है बेटा। चलिएगा इस क्वेश्चन को कर देता हूं मैं रफ। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। सबसे पहला काम हमारा होगा 64,800 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ठीक है। अब 64,800 को हम तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे 648 गुणा 100 में। अब 648 को भी मैं ब्रेक कर दूंगा किस तरीके से भाई, 8 8 64 और 8 ही कम 8 भाई, 8 गुणा 81 का मतलब क्या होगा, 8 गुणा 81 का मतलब यही तो होगा 648, और गुणा 100, 100 का मतलब 2500 का 100, 2 की पावर 2 4 और 5 की पावर 2। अब 8 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3, और 81 को लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 4, लिख सकता हूं 3 की पावर 4 81 होता है, और ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो सारे के सारे बेस कैसे हो गए बेटा, प्राइम हो गए। अगर सारे बेस प्राइम है तो अब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 2 की पावर 3 यहाँ पे है, 2 की पावर 2 यहाँ पे है, तो 2 की पावर कितनी होगी बेटा 5, 3 और 2 5, ठीक है ना। 3 की पावर कितनी है 4, 3 की पावर 4 होगी, ठीक है ना, और 5 की पावर 2। तो ये हुआ हमारा आसान तरीके से अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलिएगा अब आगे बढ़ो। अगर कोई चीज समझ में आई तो वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखना, चीजें बिल्कुल आसानी तरीके से मैंने बता रखी है, ठीक है ना। अब ध्यान दो यहाँ पे,
तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि 360 के मल्टीपल हो, तो 360 का मल्टीपल तो बेटा तभी बनेगा ना अगर उस संख्या में 360 मौजूद होगा। अगर संख्या में 360 मौजूद है तो इस बात का मतलब है हमें ये देखना पड़ेगा कि 360 बनाने के लिए कितने कितने 2 की मिनिमम पावर कितनी चाहिए, 3 की कितनी चाहिए। बात समझ में आई? तो चेक कर लेते हैं 5 की कितनी चाहिए, तो चेक कर लेते हैं 360 के लिए। अब ये बताओ 360 का मतलब क्या होगा, 9 चौक 36, और 9 चौक 36 का मतलब 2 की पावर 2 4 और 3 का स्क्वायर, 9 चौक 36 और गुणा 10 भी है भाई, 2 गुणा 5, क्योंकि 36 का कितना हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो गया 2 की पावर 2 3 की पावर 2 9 9 चौक 36 और 0 का मतलब है 10, 2 गुणा 5, ठीक है ना। तो कुल मिला के 2 की पावर कितनी है बेटा 3, तो 2 की पावर कितनी है बेटा 3 है, 2 की पावर 3, और 3 की पावर 2 कितना 3 की पावर 2, ठीक है, और 5 की पावर कितना है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये पता करना है कि 360 के मल्टीपल हो, है ना, कि ऐसे कुल कितने गुणनखंड है जो 360 के मल्टीपल हो, तो 360 के मल्टीपल होने के लिए हमें 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 की जरूरत पड़ेगी। क्लियर होगी बात? तो आपको करना क्या होगा, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में से, इस अभाज्य गुणनखंड में से पहले ही आपको 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 5 में से 3 गए 2 इंटू 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 2 अंदर बचेगा इंटू, और 5 की पावर 1 जब बाहर ले ली तो अंदर क्या बचेगा 5 की पावर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 360 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, जितने इस ब्रैकेट के अंदर गुणनखंड है उतने होंगे, जितने इस ब्रैकेट के अंदर गुणनखंड है उतने होंगे। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो देखते हैं भाई कितने हैं, तो 2 को 1 बढ़ाकर लिखोगे कितना 3 आया, 2 को 1 बढ़ा के लिखोगे कितना 3 आया, 1 को 1 बढ़ा के लिखोगे कितना बेटा 2 आया, तो 3 3 9 2 18। तो इस बात का मतलब है कि इस ब्रह्मांड में इस 64,800 को काटने वाली कुल 18 संख्याएं हैं जो 360 के भी मल्टीपल है। क्लियर हुई बात? तो इस बात का मतलब आंसर हमारा बेटा 18 आया, जो कि बी ऑप्शन है। क्लियर हुई बात? तो एक और क्वेश्चन को लेते हैं भाई, इसको नोट कर लो, ठीक है, चलिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन बेटा ये है, छह की पावर 333, 6 की पावर 333 लिख देता हूं मैं, ठीक है। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है हमारा, 6 की पावर 333 इंटू 7 की पावर 222 इंटू 8 की पावर 111 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो बेटा समझने का प्रयास करना, जब भी हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है तो हमेशा हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि जिस संख्या का जो बेस होता है वो प्राइम होना जरूरी है, यानी कि अभाज्य होना बेहद जरूरी है। तो प्राइम बेस अगर अभाज्य है तो उसके बाद हमें करना क्या होगा, पावर को जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे जो 7 नंबर है ये तो प्राइम है, लेकिन 8 हमारा प्राइम बेस नहीं है और ना ही हमारा 6 प्राइम बेस है। तो सबसे पहले 6 को हम प्राइम बेस में बदलेंगे, यानी कि 6 का मतलब हुआ 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 और इसकी पावर बनेगी 333 इंटू 7 की पावर हो गया 222, 7 की पावर हो गया कितना 222 इंटू, और 8 हमारा प्राइम बेस नहीं है तो 8 को भी पहले प्राइम बेस में बदलना है। तो 8 का मतलब हुआ बेटा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है 111। और आपने ये पढ़ाई होगा कि a की पावर m और इस पूरे की पावर n का मतलब क्या होगा कि पावर आपस में मल्टीप्लाई करती है, इसका मतलब a की पावर m गुणा n। तो यहाँ पे जो होगा 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर अगर 111 लिखा हुआ है तो 3 की मल्टीप्लाई 111 में होगी, तो 3 गुणा 111 कितना होगा 333। क्लियर हुई बात यहाँ पे? तो यहाँ पे हुआ क्या, अब यहाँ पे जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है हमने जो प्राइम बेस है, जो बेस को क्या कर दिया प्राइम कर दिया। अगर बेस को हमने प्राइम कर दिया तो 2 की पावर कितनी है बेटा 333 और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 333। तो 2 की पावर 333 और 2 की पावर 333 तो बना कितना 2 की पावर 666। क्लियर हुई बात? इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 3 की पावर 333 है और कहीं यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 की पावर कितना हुआ 333 और यहाँ पे 7 की पावर कितनी बनी, 7 की पावर बनी 222, 7 की पावर कितनी बनी 222। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे जितने भी
बेस है, वो सारे के सारे नंबर क्या आगे प्राइम आगे, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर निकालना है तो केवल और केवल पावर को ऐड कर देना है, पावर को क्या कर देना है बेटा, ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो इनको ऐड कर दो आप, 666 और 333 कितना होगा 999, और 999 में 222 और जोड़ दो, कितना हो गया 1221, कितना हो गया बेटा 1221, यानी कि 666 प्लस 333 प्लस के 222, तो ये हुआ हमारा 1221। जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5 और 6 11, ठीक है ना। 2 और 3 5 और 1 6, 6 6 12 का 2 का हासिल 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, ठीक है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है ना, इसको निकालने का तरीका। तो जितना भी इसमें कंसेप्ट हो सकता था, जितने भी हम क्वेश्चन इसमें कर सकते थे, वो हमने सारे किए, ठीक है ना। तो चलिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।